आई लव हेमा जी बिकॉज माई फादर लव्ड हर, शी स्टूड बाय हिम। मैं हेमा जी के घर जाती तो मैं वहां देखती संजीव कुमार जी, मदन मोला जी, धर्मेंद्र जी, अशोक कुमार जी, इन लोगों का आना जाना था। मैं महेश भट्ट जी के साथ बैठी थी, मैंने उनसे कहा कि आई कैन बी एन एक्टर, यू वांट टू बी एन एक्टर? तो मैंने कहा यस। ही सेज देन डोंट आस्क, जस्ट गो फॉर इट। के बालचंदर सर जिन्होंने रजनी सर, श्रीदेवी मैम, कमल सर को लॉन्च किया, उनके हाथ से मेरा डेब्यू हुआ। जब मैं बालचंदर सर के हाथ में गई एज एन एक्टर, आई वेंट लाइक अ क्ले। उन्होंने मुझे एक्चुअली मोल्ड किया, टेक्निक वो मैंने उनसे सीखा। मनी सर ने इमोशन सिखाया। मेरी पहली फिल्म थी, अजय का भी ये पहला था, सबको ही फर्स्ट टाइमर्स थे। एक अमरीश पुरी जी को और अरुणा रानी जी जो सीनियर्स थे, उनको छोड़ के बाकी पूरी यूनिट लम्हे जैसे पहले लोगों ने उसको सक्सेस नहीं किया, फिर जाते जाते उसको कल्ट फिल्म माना जाता है। इट वाज नॉट लाइक दैट। रोजा हिट द मार्क। अगर शाहरुख खान की वजह से पिक्चर अगर चल रही है तो वो ये डिमांड करेंगे। तो आज दीपिका के नाम से अगर फिल्म रिलीज होती है, मैं उन्हें देखने थिएटर जाती हूँ। मैं उन्हें देखने अगर थिएटर जाती हूँ तो उनकी प्राइस बराबर की होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय पे। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी अदाकारा जिनका चेहरा 90s के हर सिने प्रेमी की यादों में बसा हुआ है, मधु जी, जिन्होंने फूल और कांटे, रोजा और दिल जले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरा है। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। हर किरदार में इन्होंने जान डाली, हर भाषा में अपनी पहचान बनाई। लंबे ब्रेक के बाद वो OTT और नए सिनेमा के जरिए ऑडियंस से दोबारा जुड़ रही हैं और उनकी हालिया सीरीज को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं 90s की उस चार्मिंग, पावरफुल और ग्रेसफुल कलाकार मधु जी का। मधु जी नमस्कार। धन्यवाद आपका सूत्रधार विद विनीत राय में आने के लिए। बहुत दिन से चेज कर रहे हैं हम लोग, बहुत दिन से आप इतनी व्यस्त हैं, इतना टाइम की कमी है और बॉम्बे के एक दूसरे एंड में भी रहते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि ट्रैवलिंग इज ऑल्सो अ हैसल, बट धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। एंड मैं तो नॉस्टैल्जिया में हूँ, मैं उस सारे सिनेब्लेट्स, मायापुरी और मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ जिस समय फूल और कांटे आई थी। लेकिन मेरी शुरुआत ये है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। पिताजी के प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी आपकी फिल्मोग्राफी की शुरुआत कहीं और से हुई, लेकिन आपका रिलेशनशिप पिताजी के साथ कैसा था और माताजी के साथ कैसा था, वो हम लोग वहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे। So firstly, thank you so much विनीत जी for having me. Thank you. It's a wonderful show. जी, मैंने आपके दूसरे भी शोज देखे हैं, इंटरव्यूज देखे हैं. I love the way you talk to people. So thank you so much for inviting me. पापा और मम्मी के बारे में मैं बात करूं तो मैं कहूँगी, सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है जी। आई डोंट रिमेंबर इवेंट्स, मुझे इवेंट्स याद नहीं रहते लाइफ की, लेकिन इमोशंस याद रहते हैं जी। और मुझे मेरी चाइल्डहुड बहुत प्यारी है और बहुत हैप्पी चाइल्डहुड रही है जी। और उसी तरह से मैं उसको याद रखती हूँ जी। अभी मम्मी ने कितने मतलब गुस्सा किया होगा, मम्मी चिंटी काटती थी। अच्छा। मारती नहीं थी, आंखें ऐसे करती थी, ऐसे पकड़ के, वो सब मुझे याद नहीं है जी। मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने मेरे लिए एक सपना देखा था, मेरी मम्मी ने, बिकॉज शी वॉज द बेस्ट डांसर। उनके साथ कंपैरिजन में मैं 10% या 1% भी नहीं हूँ एज अ डांसर। और उन्होंने अपने टाइम पे जैसे डांस सीखा, कैसे गुरु सेवा करके सीखा, फीस दे के नहीं सीखा जी। तो शी वॉज ट्रूली इन लव विथ हर आर्ट और वो इतनी आर्टिस्टिक थी। इट्स वेरी सैड कि मैं उनको, अपनी मम्मी को ठीक तरह से जान नहीं पाई जी। क्योंकि
जब तक मैं लाइफ को मैंने समझना शुरू किया था वो मतलब शी पास्ट। जब मैं उनको याद करती हूँ मैं सिर्फ याद करती हूँ कि वो कितनी अच्छी डांसर थी जी। उन्होंने बहुत सारे डांस प्रोग्राम्स दिए थे और वैसे ही डांस प्रोग्राम में हेमा जी की मम्मी ने उनको स्टेज पे देखकर अपने भाई के लिए उन्होंने मेरी मम्मी को, यानी कि मेरे पापा जो हैं वो हेमा जी की मम्मी के भाई हैं, मेरी बुआ हैं हेमा जी की मम्मी, तो उसी तरह से उन्होंने मेरी मम्मी को सिलेक्ट किया था एक डांस परफॉर्मेंस से जी। तो उसके बाद फिर उनकी शादी हुई मेरी मम्मी की मेरे पापा से, वो डांस टीचर बनी दिल्ली में। मेरे पापा हम दिल्ली रहते थे पहले, डैडी गवर्नमेंट सर्विस में थे रेलवेज में, तो मेरी मम्मी ने वहाँ डांस टीचर का उन्होंने करियर किया और बहुत सारे लड़कियाँ मेरे घर आते थे। जब मैं बहुत छोटी थी मैंने यही देखा सब यंग गर्ल्स मेरे घर आ रहे हैं और मम्मी से डांस सीखते थे। दिस इज़ माई मेमोरी। और वो मेरी सबसे पहली डांस टीचर मेरी मम्मी रही। मैं 5 साल की उम्र से डांस सीख रही हूँ और मैं सीख नहीं पाई क्योंकि आई डोंट थिंक आई अंडरस्टूड और आई एंजॉयड। फिर मम्मी ने बाहर के टीचर, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर अपने घर वालों पे कभी ऑपरेट नहीं कर सकते, वैसे मेरी मम्मी मुझे सिखा नहीं पाई, तो फिर उन्होंने डांस टीचर रखा जी। दिस इज़ माई। और फिर मेरी मम्मी पापा बॉम्बे आए, मम्मी प्रोड्यूसर बनी। 2 दिशाएं, दुलाल गुहा जी वॉज द डायरेक्टर, मेरी मम्मी प्रोड्यूसर थी क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में होने के नाते वो प्रोड्यूसर नहीं बन सकते थे, मेरी मम्मी प्रोड्यूसर बनी। हेमा जी और धर्म जी उसमें एक्टर थे एंड तब से मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये सपना देखा। मम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगी, जो मैं नहीं कर सकी मैं तुम्हें करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रीम, मुझे हमेशा लगता है एक्टर बनने का ड्रीम मुझे बहुत बचपन से है और मुझे ऐसा अब लगता है कि वो एक्चुअली मेरी मम्मी का ड्रीम था जी। और मैं अपनी मम्मी के ड्रीम को मैं निभा रही हूँ या जी रही हूँ। और मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि जब जब मेरे लाइफ में कुछ भी होता है मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ मैंने ये कर लिया जी। मैंने ये कर लिया। जब मैं माँ बनी तो भी मुझे हमेशा, और मैं अपनी माँ का जो फोटो है जहाँ भी मैं ट्रैवल करने जाती हूँ, एक दिन के लिए भी जाती हूँ या पूरे अपने शूटिंग स्केड्यूल में जाती हूँ, मैं अपनी मम्मी के फ़ोटो को कभी भी मैं हमेशा अपने बेड साइड पे रखती हूँ और ताकि वो मेरे लाइफ का विटनेस बने रहे जी। सो आई फील आई हैव अचीव्ड फॉर माई मदर। और कितनी ब्यूटीफुल बात है कि आपकी मदर का ऑरा हमेशा आपके साथ रहा है। मेरी फ्रेंड्स ये कहते हैं क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि मुझे लाइफ प्लान करने नहीं आता जी। ये जो भी मेरे साथ हुआ है वो होता गया और मैं अपने आप को इग्नोरेंस में, इनोसेंस में ऐसे बहुत सारे जगहों में पाई हूँ जो सेफ नहीं था जी। अजीब अजीब, मैं वही वहाँ सब मैं नहीं, उस गली से मैं अब नहीं गुजरूंगी, लेकिन ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस से मैं निकली हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाल भी बांका नहीं हुआ जी। और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी, मैं बहुत यंग, इनोसेंट, नाइव थी, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन एक प्रोटेक्शन हमेशा मेरे साथ रहा है जी। तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तेरी मम्मी ने हमेशा तेरे साथ रहकर तुम्हें संभाला है जी। एंड आई बिलीव इन दैट। और आज भी मैं बहुत प्राइवेट हूँ, मैं अपनी लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं करती, किसी के साथ रोती नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता या कुछ ऐसे बातें होती है कि मुझे एडवाइस की ज़रूरत होती है या मुझे वेंट करने की ज़रूरत होती है, मैं अपने टेरेस पे वॉक करती हूँ। पहले कृष्णकुटी जू में जब मैं रहती थी तो रात को सनसेट के बाद मैं बिल्डिंग में वॉक करने जाती थी। अच्छा। और मैं यंग थी, 17, 18, 19 ईयर्स उस वक्त, 20, 22, फिर भी वॉक करने जाती, जो आजकल लोग बोलते हैं वॉक करने जाओ। यंग लड़कियां, तभी कौन वॉक करता था, लेकिन मैं वॉक करती थी। एक्चुअली अब मैं जब सोचती हूँ वो वॉक ये था कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी और आज उस वक्त बिना समझ के करती थी और आज पूरी समझ के साथ मैं अपने टेरेस पे वॉक करती हूँ और हमेशा ऊपर देख के बातें करती हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए या मुझे ये फीलिंग। दिस इज माई रिलेशनशिप विथ माई मदर। बट माई फादर, ये मेरी मदर का एब्सेंस के साथ रिलेशनशिप है जी। लेकिन मेरे फादर जो हैं, मेरे 50 साल तक मेरे साथ हर दिन मेरे साथ रहे हैं जी। उन्होंने मुझे लॉन्च नहीं किया। आपने कहा आपके पिताजी प्रोड्यूसर थे, लेकिन मेरा सब कुछ बाहर की दुनिया से हुआ, लॉन्च बाहर की दुनिया से हुआ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब बाहर वाले थे।
तो मेरे पापा ने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पापा खुद भी बेचारे स्ट्रगल कर करके प्रोड्यूसर बने हेमा जी के सपोर्ट के साथ, बिकॉज शी सेड दैट आई विल बी योर एक्टर इन योर फिल्म। मेरे पापा की ये हिम्मत हुई कि वो प्रोड्यूसर बने। आई लव हेमा जी बिकॉज माई फादर लव्ड हर, शी स्टूड बाय हिम, राइट। यू नो, उन्होंने अपना नाम, अपना गारंटी मेरे फादर के पीछे रखा, तब जाके मेरे फादर प्रोड्यूसर बन सके। सो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द लव दैट शी हैड फॉर माय फादर एंड द रिस्पेक्ट एंड द लव माय फादर हैड फॉर हेमा जी। एंड तो उन्होंने मुझे लॉन्च करने की वो सब सोचा ही नहीं था, वो अपने आप को चला रहे थे जी। और ये मैं कहना चाहूँगी कि मेरे फादर ने मेरे लिए ये ड्रीम बिल्कुल नहीं रखा क्योंकि उन्होंने, उनका जो एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में ये था, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस। तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी यहाँ आके स्ट्रगल करे जी। और एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, विटनेस की होगी, जो उनको लगा होगा कि मेरी बेटी को बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहिए। राइट। मेरी मदर ने जो मेरे लिए सपना देखा वो एक आर्टिस्ट का ड्रीम था कि मेरी बेटी वो आर्टिस्ट बने और उस मकाम तक पहुंचे जो मैं नहीं कर पाई जी। तो उन्होंने एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए सपना देखा, लेकिन माय फादर एज ए रियलिस्ट मुझे उस सपने से दूर रखना चाहा। बिल्कुल। और वही मेरा क्वेश्चन क्यों था, मेरा वही जीवन के बारे में क्वेश्चन था कि जब इतनी छोटी उम्र में माँ चली जाती हैं और उसके बाद फादर एक्चुअली में उनको 1.5 गुना काम करना पड़ता है। अपना काम तो करना ही पड़ता है, साथ में उनको एक पोर्शन मदर का भी काम करना पड़ता है। सो वो जो प्रोटेक्शन होता है शायद वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहा होगा कि भाई मेरी बेटी शायद इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती है या कुछ है। बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि फिर एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने आपके साथ आपको शायद कहीं देखा और उन्होंने फिर आपके फादर को बोला कि मैं इनको लॉन्च करना चाहता हूँ, तो शायद उनके लिए भी एक वो होगा कि भाई कैसे मेरी बेटी के बारे में बात हो रही है। सो दिस इज व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड यू स्ट्रेट अवे सेड yes or then you try to no, so my father didn't want me to be an actor. वो मेरे लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते थे जी। मैं पढ़ाई करूं, डॉक्टर बनूं या जो भी बनूं, फिर काम करूं, सर्विस करूं, फिर शादी करूं। दिस वाज व्हाट माय फादर वांटेड। तो और क्या हुआ, मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं एक्चुअली स्टेप आउट हुई दुनिया में जी। उसके पहले मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, मेरे फ्रेंड्स भी बिल्डिंग के थे जो हम नीचे जाके क्रिकेट या कुछ खेलते थे जी। और फ्रेंड्स जो स्कूल के थे वो स्कूल में रहे। ये जो कल्चर है आजकल बच्चों के, जो स्कूल के बाहर मिलना, घूमना, ये उस वक्त बिल्कुल नहीं था। तो हम बिल्डिंग के फ्रेंड्स को मिलते थे, खेलते थे शाम को, और स्कूल जाके स्कूल के फ्रेंड्स को मिलते थे, और अगर बाहर जाते तो कज़न के घर जाते। अच्छा। तो मेरी दुनिया जो है बस यही इसी में थी। और मेरी मम्मी ने मुझे ये फील कराया कि मैं दुनिया के सबसे प्रिटी गर्ल हूँ और मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में हेमा मालिनी द स्टार थी, जिनके घर हम रोज़ जाते थे या वीकेंड्स में जाते थे खेलने, क्योंकि मेरे दूसरे कजन्स भी उनके घर में रहते थे। अच्छा। तो मेरे कज़न के घर जाना मतलब हेमा जी के घर जाना, उनके साथ रहना, अम्बा के साथ रहना, मेरे दूसरे कजन्स के साथ खेलना, यही मेरा आना जाना था। मैं हेमा जी के घर जाती तो मैं वहाँ देखती संजीव कुमार जी, मदन मौला जी, धर्मेंद्र जी, अशोक कुमार जी, ये इन लोगों का आना जाना था जी। तो मैं और हेमा जी प्रैक्टिस करना, उनका जो वीणा या जो भी है, डांस करना। मैंने यही देखा, मेरे घर में देखा कि मेरी मम्मी डांस करती हैं, डांस सिखाती हैं। मैं जब कज़न के घर जाती हूँ, मैंने देखा वहाँ पे आर्टिस्ट लोग आते हैं, गाना बजता है, डांस करते हैं। तो मैंने और वो भी मुझे ऐसे फील कराते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, टैलेंटेड हूँ। वो कहते थे, पूरे यूनिट को आज भी लग रहा है कि आप कितनी सुंदर और टैलेंटेड। वो तो थैंक यू। वो मेरी फैमिली कहती थी कि मैं हेमा जी जैसे लगती हूँ, हेमा जी का वो है। तो ये भी तो माई वर्ल्ड वॉज वेरी स्मॉल, माई हाउस एंड हेमा जीज हाउस, डांस एंड एक्टिंग। तो मुझे लगा कि आई एम गोना बी द नेक्स्ट एक्ट्रेस। लेकिन जब मेरी मम्मी नहीं रही और मेरे पापा बेचारे पूरे दिन गवर्नमेंट ऑफिस जाते थे, मैं अकेली थी। 10th स्टैंडर्ड में मेरी मम्मी गुजर गई, तो 10th के बाद मैं मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन करके आई। अकेले कॉलेज जाना,
पार्ला में, विले पार्ले में, तब मैंने देखा कि एक्चुअली बाहर की दुनिया दिखती कैसी है, लड़कियां कैसी दिखती हैं, सैलून में जाके बाल कटाते हैं, फेस उनका मतलब कैसे आईब्रोज कराते हैं, ये सब मैंने किया ही नहीं था, पता भी नहीं था। मेरी मम्मी तेल लगा के मेरी चोटी बांधती थी, मेरे बहुत घने थिक लॉन्ग साउथ इंडियन बाल, कर्ली बाल थे मैं, और पिंपल्स, उसके बाद बहुत ज़्यादा पिंपल्स आए, एकदम पिंपल स्किन था मेरा। फिर मैं स्पॉटी लड़की थी, बाहर खेलना मेरा वो था। मेरे पापा ने मेरे लिए, तमिल में एक वर्ड है ओडगाली, मतलब जिसके पाँव रनिंग में रहते हैं। अच्छा। मैं कभी बैठती नहीं थी, तो बाहर धूप में स्कूल में मार्च पास करना, आई वॉज वेरी वेरी डार्क, डार्क पिंपल प्लम्प टीनेजर विथ लॉन्ग ऑयली बाल। जब मैं मिठीबाई कॉलेज में गई तो मैंने देखा यार ये तो अगली डकलिंग है। उसके पहले मुझे घर में ये फील होता था वाओ मधु हैज़ द बेस्ट हेयर। बाद में देखा ये तो क्या है, कर्ली साउथ इंडियन नॉन फैशनेबल हेयर जी। सो फ्रॉम अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड आई केम इनटू अ वेरी इनसिक्योर, लो सेल्फ एस्टीम, हॉरिबल यूथ। 16 ईयर्स से 15 ईयर्स से या 14 ईयर्स से 20 ईयर्स तक मैंने अपने आप को अगली फील किया। तो ये जो चाइल्डहुड ड्रीम था एक्टर बनने का या एक्टर बनूंगी, ये पूरा मतलब निकल चुका था जब मैं कॉलेज आई। तो मैंने भी वो ड्रीम छोड़ दिया। मैंने कहा वो ड्रीम मेरी मम्मी के साथ गया, अब जो पापा चाहते हैं जी, स्टडी करो, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फिर काम करेंगे कुछ स्टेनो वेनो का, रिसेप्शनिस्ट का, या जो भी काम मिलेगा, फिर शादी हो जाएगी और लाइफ चलेगी, नॉर्मल लाइफ जो सबकी होती है जी। तो ये बात मैंने अपने पापा से भी नहीं कही। जब वो एक्चुअली प्रोड्यूसर थे मैंने ये बात उनसे कही नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। तो इट इज़ नॉट इवन फेयर टू से कि पापा ने लॉन्च नहीं किया। Correct. क्योंकि पापा को ये पता भी नहीं था। ये हुआ कि किसी दूसरे ने, पापा के सेट पे, अनु मलिक जी के म्यूजिक सेटिंग पे मैं वहाँ थी, महेश भट्ट के फ्रेंड एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे देखा, फिर वो ऑफर लेके गए। फिर पापा ने बहुत इरिटेटेडली गुस्से में कहा कि यार ऐसा कोई बोल रहा है। तब पता नहीं एक हिम्मत आ गई ये पापा से कहने की, यस आई वांट टू ट्राई। जी 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 जी। और ये भी मुझे याद है, मैं महेश भट्ट के साथ बैठी थी, महेश अंकल कहती थी, महेश जी के साथ बैठी थी, क्योंकि वो मेरे पापा के डायरेक्टर थे। और मैंने उनके साथ एकदम शैली, ये मैंने बात बहुत बार कही, सब जगह कहती हूँ क्योंकि मैं ये बात भूल नहीं सकती जी। मैंने उनसे कहा कि अंकल डू यू थिंक आई कैन बी एन एक्टर जी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने साइन कर लिया था वो फिल्म, तो डू यू थिंक आई कैन बी एन एक्टर। तो उन्होंने अपनी आवाज़ में ये मुझसे पूछा, डू यू वांट टू बी एन एक्टर। तो मैंने कहा यस। ही सेज देन डोंट आस्क, जस्ट गो फॉर इट। करेक्ट। ये बात उन्होंने कही जी। फिर मैंने ये फिल्म की ट्रेनिंग रोशन तनेजा जी के साथ और बाकी जो जो फोटो शूट जो ये डायरेक्टर ने मेरे साथ कराया वो सब मैंने किया जी। फिर उन्होंने मुझे किसी दूसरे एक्टर से रिप्लेस भी कर दिया। लेकिन वो आज, उस वक्त तो मैं बहुत डिप्रेस थी, गुस्से में थी, वो फायर आया। आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि उस वक्त मैं ये सब नहीं सोच पाई। यंग लड़की को रिजेक्शन फील हुआ, शेम फील हुआ। लेकिन जब मैं आज सोचती हूँ, उसी रिजेक्शन ने मुझ में वो हिम्मत दी कि अब मैं करके दिखाऊंगी, बन के दिखाऊंगी। उन्होंने मुझे वो दिशा दिखाया। रोशन तनेजा के जो कांटेक्ट में वो मुझे लाए, फिर मैंने पूरी ट्रेनिंग उनके साथ की। उन्होंने मेरे इलस्ट्रेटेड वीकली का एक फ़ोटो शूट किया जो के बालचंदर सर ने देख के मुझे आर्यगन फिल्म में लॉन्च किया, जो बाद में रोजा के प्रोड्यूसर थे। उनके वजह से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, क्योंकि उस रिजेक्शन के बाद मैंने 3 साल ट्रेनिंग के साथ साथ मैं ग्रेजुएट बन गई, जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत खुश थे। नहीं तो मेरे पापा ये नहीं चाहते थे कि मैं ड्रॉप आउट बनूं। राइट। तो वो रिजेक्शन जिसकी वजह से मैं डिप्रेस थी, उसी रिजेक्शन की वजह से सब कुछ मुझे लाइफ में, उस एक बाहर के आदमी ने मेरे पापा से आके कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को लॉन्च करूंगा, जो हिम्मत मुझ में नहीं थी वो बाहर से आई।
उन्होंने रिजेक्ट किया तो जाके मुझे प्रिपेयर होने का टाइम मिला। नहीं तो आप सोचो, मैं उनके फिल्म में आती, लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे, बोलते थे यार ये क्या है। पर क्योंकि उन्होंने मुझे रिप्लेस किया, मुझे एक्सरसाइज करके बॉडी को शेप करने का टाइम मिला। डांसर, फिल्मी डांसर केदार मास्टर के साथ मैंने किया, वो करने का टाइम मिला। रोशन तनेजा जी के साथ हिंदी, क्योंकि मैं तमिलियन थी, ये एक स्टिग्मा था कि पहले तो सबसे पहले तो मुझे बहुत, मैं अपसेट होती थी कि लोग मुझे कहते थे मद्रासी। ये मद्रासी जो है वो सही वर्ड नहीं है, वो एक प्रेजुडिस है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो बोलते थे मद्रासी हिंदी, तो वो हिंदी साफ करने का, रोशन जी की वाइफ, उनके साथ, मैडम के साथ हिंदी सीखना, उर्दू सीखना, अपने ज़बान साफ करने का टाइम मुझे 3 साल मिला। एक्टिंग वर्कशॉप करने का टाइम मिला। ये सब वो टाइम पे हुआ जब मुझे उन्होंने ऑफर देख के ऑफर नहीं किया वो। सो दैट वाज माय ब्लेसिंग। और मेरे पापा के बारे में टू कंप्लीट, आपने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, लेकिन वो जवाब छोटा नहीं है क्योंकि ये मेरी पूरी लाइफ है। बिल्कुल। तो सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पापा, उनको मैं ब्लेम नहीं करूँगी कि उन्होंने मुझे लॉन्च नहीं किया, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। बिल्कुल। लेकिन उनकी ड्रीम भी मैंने पूरा कर दिया कि मैं ग्रेजुएट बन गई। वो हमेशा एजुकेशन पे बहुत ये करते थे, तो वो खुश नहीं होते अगर 12th स्टैंडर्ड में, जबकि मुझे वो पहला ऑफर आया, अगर वो ऑफर क्लिक होता तो वो मेरे पापा बहुत अपसेट होते। आज मैं ये कहूँगी कि मेरे पापा बहुत प्राउड हैं क्योंकि मैं एक ग्रेजुएट हूँ। मेरी मम्मी बहुत प्राउड होंगी क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और दोनों का सपना मैंने पूरा किया। वो सब पेन होने की वजह से हुआ, वो रिजेक्शन की वजह से सब हुआ। और टू गिव माई पापा द क्रेडिट, वो चाहते या ना चाहते, मैं आज नहीं जानती कि मैं एक्टर बनूं या ना बनूं, लेकिन वो मुझे कभी रोके नहीं। उन्होंने आके बात कही कि एक्टर, वो ऑफर आया है, और पूरी तरह से उन्होंने मेरा आगे जाके सपोर्ट किया। वो मेरे मैनेजर रहे। अच्छा। शुरू में सबसे पहले, क्योंकि सब नेगोशिएशंस वो करते थे, दुगल जी मेरे मैनेजर थे, उनके साथ सब डिसीजन मेरे पापा और अंकल ने लिया था, दुगल जी ने। मैं सिर्फ सुबह उठती थी और फिल्मिस्तान या फिल्म सिटी या हैदराबाद या चेन्नई जाती थी। सो दिस इज माई फादर एंड मदर। माई मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्डहुड इज बिकॉज ऑफ माई फादर एंड मदर। एब्सोल्युटली। और आज हम मेंटल दुनिया भर की बातें करते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, बच्चों को ये दी जानी चाहिए, बच्चों को वो करना चाहिए बच्चों को, लेकिन जिस तरीके का हर जनरेशन का अपना एक बहुत अच्छा और बुरा एक न्यूएंसेस रहते हैं उसके, बट जिस तरीके से आपने बताया, इट इज़ सो इंस्पायरिंग इवन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन कि आपको जो करना है, ठानना है, वो आप अपने मन में रख के भी उसको आप आगे फ्यूचर में उसको आप शेप अप कर सकते हैं। यू नो, दिस इज सच अ वंडरफुल स्टोरी। और वही मेरा था कि यू नो, जो चिराग तले अंधेरा वाला जो मामला था वो ये था कि जब आप उसको इतनी शिद्दत से पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए फिर क्या क्या करते हैं, और वो आप हमने तो देखा ही, फिर मधु जी ने उसके बाद क्या क्या किया, और वो तो रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं अपने आप को डेस्टिनीज चाइल्ड मानती हूँ जी, क्योंकि मैं आज तक मैंने कोई लाइफ की कोई डिसीजंस मैंने नहीं ली जी। मुझे ऐसा लगता है। ये कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि अगर यंग जनरेशन मुझे देख के अगर मोटिवेट हो रहे हैं या इंस्पायर होना चाहते हैं, अगर मैं ये कहूँगी कि मैंने कोई चॉइस या डिसीजन नहीं की, तो ये थोड़ा सा डिसएम्पावरिंग वाली बात लगती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो मैं करती हूँ पूरे सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ करती हूँ। जो मैं चाहती हूँ, वो ड्रीम को मैं अपने हाथ में, अपने दिमाग में, अपने हार्ट में, अपनी मुट्ठी में रखती हूँ। मैं उस बात को मैं लाइटली नहीं लेती, लेकिन जब चीज़ें होने लगती हैं, मैं ये जानती हूँ कि देयर इज़ अ हायर पावर एंड दैट सपोर्ट्स। So that's why I'm always very grateful and very humble. And वही चीज़ें इंसान को, शायद आपने बोला ना डेस्टिनीज चाइल्ड, आपने बोला, तो there is a difference between destiny and destination. It is very important to choose your wise destinations also. आपको ला सकती है डेस्टिनी यहाँ पे, जो यंग बच्चे इतनी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, लेकिन फिर उनकी जो वर्किंग एथिक्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। सो वो शायद आप जैसे एक्सपीरियंस एक्टर से ये सीखने को ज़रूर मिलता है कि अपने एथिक्स को किस तरीके से आप अपने काम में उसको लेके आए। एंड दिस इज़ व्हाट पीपल शुड लर्न। मैं तो
इनफैक्ट अभी जितनी भी बातें हो रही हैं मुझे वही सीखने को मिल रहा है। बट हमने एक बहुत छोटा सा सेगमेंट आपने बोला के बालचंद्र जी के बारे में, बट सिंस ही वॉज ऑल्सो लेजेंड इन ऑल सॉर्ट ऑफ थॉट, उनके साथ इंटरेक्शन किस तरीके से शुरू हुआ और एक्टर बनने में शायद आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में उस जमाने में क्या उनका बहुत बड़ा रोल रहा आपके फिल्मी करियर में? जी, मेरे 2 डायरेक्टर शुरू में मुझे मिल गए। ऑफ कोर्स कुकू जी हिंदी में और बालचंद्र सर तमिल में। तुरंत बालचंद्र सर के बाद मणिरत्नम सर मिले थे, एंड इन द मीन टाइम आई डिड राजीव मेनन इन मलयालम। तो ये सब 1991 में ही हुआ, सब एक साथ। ओके, माय ब्लेसिंग इज जब मैं बालचंद्र सर के हाथ में गई एज एन एक्टर, आई वेंट लाइक अ क्ले। उन्होंने मुझे एक्चुअली मोल्ड किया। वो किस तरह से मोल्ड किया, क्योंकि वो मुझे सीन एक्सप्लेन नहीं करते थे। आई टेल यू, वो इतने एक्सपीरियंस थे, वो एक्चुअली मेरे को वॉक करके, चल के, डायलॉग बोल के, वो पॉजेस के साथ वो मुझे सिखाते थे। मैं सिर्फ उनको कॉपी करती थी और अब वो सीन्स करती थी। ओके, वो मुझे कहते थे कि सर नीचे रख के सिर्फ आंखें ऊपर करके आप कैमरा पे देखोगे तो वो उसका जो इमोशन है या एक्सप्रेशन है वो अलग होगा। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो क्या एक्सप्रेशन मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। वो सिर्फ कहते थे कि सर नीचे रखो और आंखें ऊपर करो। तो ये जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक वो मैंने उनसे सीखा। ओके, मनी सर ने टेक्निक नहीं, इमोशन सिखाया। क्योंकि वो कैमरा भी नहीं लगाते थे, वो सीन समझाते थे और कहते थे कि अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगे इस सीन में, क्या फील करते हो। तो जहाँ जहाँ वो फीलिंग, वो आर्टिस्ट जो फील करके डायलॉग बोलते बोलते मैंने यहाँ देखा या वहाँ वॉक की, संतोष शिवन सर और मनी सर उसके बाद कैमरा लगाते थे। मतलब पूरा जो एक्टर फील करता है उसको वो बाद में कैप्चर करते थे। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मुझे मेरे पहले शुरुआत में मिल गए। एक सर ने मुझे सिखाया कि उन्होंने मुझे कभी सीन नहीं समझाया, उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि ऊपर देखो, ऐसे वॉक करो, ये करो। मैंने वो किया और ऐसा लगा अच्छा मैंने ये किया। और मनी सर बोलते थे तुम क्या करोगे बताओ, मैं बाद में तुमको कैप्चर करता हूँ। सो आई गॉट टू लर्न 2 completely different techniques with 2 legends। और कुकू सर के साथ, कुकू जी के साथ जो मेरी पहली फिल्म थी, मैं बहुत लकी रही क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। अजय का भी ये पहला था, कुकू जी का भी शायद पहला था, सबको ही फर्स्ट टाइमर्स थे। एक अमरीश पुरी जी को और अरुणा रानी जी जो सीनियर्स थे उनको छोड़ के बाकी पूरी यूनिट काइंड ऑफ न्यू, उस वक्त न्यू था। तो मुझे वो फीलिंग ऑफ इंटिमिडेशन, एक नई लड़की को एक सुपरस्टार के सामने खड़े कर दो तो एक टेंशन होता, वो मुझे नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत वर्कशॉप करके आ रही थी रोशन तनेजा जी के साथ। वर्कशॉप में मैंने संजय कपूर, तब्बू, ये सब मेरे साथ थे प्राइवेट क्रैश कोर्स में, और जो फुल लेंथ डिप्लोमा कोर्स में बहुत सारे लोग, सब स्टेट के लोग, एक्टर्स मेरे साथ थे। तो मैंने बहुत उनके साथ अपने आप को फुल ऑलरेडी बना लिया था, अपना कॉन्फिडेंस ऑलरेडी उनके साथ मैंने आजमा लिया था, अपनी मिस्टेक्स उनके साथ कर ली थी। तो आके एक पूरी नई यूनिट के साथ वो सारी चीज़ें ट्राई करने में एक कॉन्फिडेंस, देयर इज नथिंग लाइक कॉन्फिडेंस। अगर आप मुझे पूछो ना, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नीचे गिरा सकती है। बिल्कुल। ओके, अगर आपको ऐसे लगने लगता है कि मैं ग्रेट हूं तो आप मिस्टेक कर लोगे, लेकिन जब आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, वो जो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपनी पहली फिल्म की थी जी। तो इसीलिए जब मैं अपनी फूल और कांटे देखती हूँ, आप मुझे मेकअप में आप मुझे फॉल्ट कर सकते हो शायद, यू नो, लुक में शायद फॉल्ट कर सकते हो कि यू नो उस टाइम का ज़माना था, उसका कोई आइडिया नहीं था, तो लोगों ने मेरे पे वो लुक किया, मैंने अलाउ कर लिया। आप कह सकते हो यार ये क्या हेयर स्टाइल है, पर इमोशन पे वो मेरी पहली फिल्म थी और मैं एक बच्चे की माँ का रोल, यंग 20 साल की लड़की थी मैं, 21 साल की लड़की थी, बच्चे की माँ का रोल कर रही थी। बच्चा किडनैप हो जाता है, वो इमोशन मैं प्ले कर रही हूँ। इफ यू सी इट्स वेरी अनयूजुअल, पर आई वॉज क्वाइट, जब मैं, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं अपने आप को प्रेज नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग एज एन आउटसाइडर, एज एन ऑडियंस। जब मैं आज वो सीन्स देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है यार नॉट बैड यार, फर्स्ट फिल्म है, कैसे कर लिया जी। सो यू नो आई गॉट लकी
that I got newcomers in Hindi who allowed me to be like that. I didn't get nervous. I got Mani sir who gave me a different platform, different technique. Right. I got Balchandar sir who taught me the camera and the angle and the lighting and the look. I just got lucky यार. आज थोड़ा इसको हम फनी रूप से देख सकते हैं कि आपका एक गाना था कि वो जन्नत की हूर नहीं मेरे कॉलेज की लड़की है, बट 30 साल बाद ऐसा लग रहा है कि वो पहले से कास्टिंग डिसाइड हो गई थी क्या कॉलेज में, क्योंकि मिठी भाई कॉलेज के आप भी, मिठी भाई कॉलेज के अजय सर भी, आज अगर हम सुनते हो गाना तो लगता है कि मतलब सेम कॉलेज, जो गाना भी जो बनाया गया वो एक और हम दोनों आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स थे. अच्छा, ये उन्होंने पहली बार उस वक्त 90s में कहा था जी कि मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हूँ. तो सबने कहा कि व्हाट डू यू मीन, क्योंकि वो मैं भी वैसे ही थी. रसराज कैंटीन हुआ करता था और मिठी बाई के सामने वो जो वड़ा पाव का जो वो है वो आज भी फेमस है. तो हम लोग सब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स थे. You are out of this world, better you stay there. But अजय जी तो खैर he was now cult, but because we want to know, because आपने फिर उनके साथ ना आगे भी फिल्म में काम किया, when we'll come later about अजय सर, लेकिन उनकी जो फर्स्ट, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था आपका, तो खैर क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से आपकी उस समय तक जर्नी रही, किस तरीके के लोग मिले, बट व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम? डिड यू नो कि ये आगे जाके आपका थॉट ऐसा था कि अजय देवगन विल बिकम अजय देवगन? नो. कुछ ऐसी आपको कभी ऐसा स्पार्क लगा उस समय? नहीं जी. बिकॉज मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रही थी. अच्छा. और ना कि मैं अपने बारे में भी नहीं सोच रही थी. मुझे भी, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ फ्यूचर के बारे में. उस वक्त में जो है गुड और बैड उस वक्त में फीलिंग होती है. तो मैं अपना ही सोच रही थी कि मैं अपना डायलॉग कैसे बोलूँ, मैं अपनी एक्टिंग कैसे करूँ. और अजय तो बहुत, तो उनके वो बहुत अपने कंफर्ट जोन में थे, क्योंकि वीरू जी थे, एक्शन था, पूरी फिल्म एक्शन थी और वो एक्शन में पूरी तरह से ट्रेंड थे. वीरू जी सेट पे थे, पंजाबी यूनिट था पूरा, कुकू जी से लेके सब कोई. तो अजय वॉज टोटली इन कंफर्ट जोन. मुझे याद है वो बहुत हंसते थे, बहुत मजाक करते थे, क्योंकि वो जो फाइटर्स उनके साथ हैं, उनके बॉयज जो उनके साथ थे, उनके साथ उनकी बहुत कैमराडरी थी. मुझे हमेशा लगता था कि मुझे प्रूव करना है, मेरा वहां पे कोई नहीं था. तो एंड आई केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ आई हैव टू प्रूव. तो मैं उनके बारे में, वो क्या करेंगे, वो क्या बनेंगे, उनकी लाइफ क्या होगी, वो कितने अचीव कर लेंगे, मैंने वो सब सोचा नहीं. मैं सिर्फ बस अपना ही सोच रही थी. और वो कहीं ना कहीं बहुत नेचुरल भी है कि अपने बारे में ही सोचा जाए तो बेटर है. अब उस फिल्म के बारे में, और बाद में तो आपने दिल जले में काम किया, तो शायद आपने थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा होगा उनके एटीट्यूड में या उनकी वर्किंग स्टाइल. तब तक अजय सुपरस्टार ऑलरेडी बन गए थे जी. तब तक मेरी फिल्म भी बहुत नाम कमाया था. रोजा वगैरह फिल्म आ गई थी. मुझे काफ़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस एंड क्रिटिकल अक्लेम बहुत ज़्यादा था. जब हम दिल जले में मिले थे बहुत ही अलग सर्कमस्टांसेस में मिल रहे थे. एंड इट वाज अ बेटर इन टर्म्स ऑफ, हम लोग रिलैक्स थे. मुझे याद है सोनाली भी थी, परमीत सेठी थे और बहुत सारे एक्टर्स थे, और हम पार्टी करते थे बहुत. मनाली में शूटिंग थी, पोस्ट पार्टी, क्योंकि हम रिलैक्स थे. फूल और कांटे के टाइम पे इट वाज जस्ट करना है. देखिए, कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट होते हैं जीवन में, और आज आपसे जब मेरी इंटरेक्शन होने वाली थी उससे पहले बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि मधु जी से ये पूछना, बट सबकी एक कॉमन चीज़ जो सबकी एक फ़ैन मोमेंट थी, और उसके बारे में हम आपका आज थॉट जानना चाहेंगे, बिकॉज उस ज़माने में तो उस बारे में कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई एक दो. रोजा आपके जीवन में एक ऐसी फिल्म है जो शायद वो कल्ट पूरी दुनिया के लिए है. आज भी आपको जाना जाता है रोजा नाम से. कोई भी जब भी ये बात होती है कि मधु जी, तो उनका नाम आता है रोजा. सो वो उस समय जिस तरीके की वो कल्ट फिल्म बाद में जाके बनी, बाद में लोगों ने उसको याद किया, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस उस ज़माने में? और आज जब आप मुड़ के देखती हैं, शुरू में तो शायद कई इंटरव्यूज़ में हमने पढ़ा भी और देखा भी कि भाई नहीं, आई एम नॉट ओनली एक्ट्रेस हु डज ओनली 1 फिल्म 2 फिल्म, बट आज आप उस चीज़ को अगर सोचती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, तो कैसा रोजा का आपका सफ़र रहा, और आज भी आपको उसके बारे में क्या लगता है? देखिए, जब मैंने अपनी लाइफ एज एन आर्टिस्ट शुरू की थी तो मैं 20 साल की थी एक्चुअली जी.
तो 90s में 20 बहुत ही, और मैं जहाँ से निकली रिजेक्शन के बाद एक फायर के साथ, तो मैं वो क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहती थी करेक्ट मेरे सक्सेस का. आई वॉज ऑल अबाउट आई लॉस्ट माई वेट, आई डिड दिस, आई डिड दैट, एंड माई फादर डिडंट लॉन्च मी. आई कम फ्रॉम द हाउस ऑफ Raghu Mama, I come from the house of Hema ji, because that gave me my springboard, right. you know. So Roja became a hit, and it really became a hit. Yeah. Immediately it became a hit. ऐसा नहीं है कि लम्हे जैसे पहले लोगों ने उसको सक्सेस नहीं किया, फिर जाते जाते उसको कल्ट फिल्म माना जाता है. It was not like that. Roja hit the mark from day one. From day one. First show. 92 में रिलीज हुई, तमिल में, तेलुगु में, और 94 में हिंदी में. सो आई एंजॉयड माई सेल्फ विद दैट सक्सेस अ लॉट. सो उस टाइम पे इंटरव्यू में जब कोई भी उल्टा सीधा क्वेश्चन करता था अबाउट मनी सर, आई यूज्ड टू बी वेरी एंग्री, बिकॉज आई यूज्ड टू फील दैट नोबडी मेक्स अ फिल्म to make someone else an actor unless it's your father making a film for you. Absolutely. अगर होम प्रोडक्शन अगर आपको लॉन्च कर रही हो तो वो आपके लिए फिल्म बना रहे हैं. बाहर वाले जब फिल्म में आपको लेते हैं, वो अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं और हिट बनाना चाहते हैं. आपको स्टार बनाने के लिए वो आपको अपनी फिल्म में नहीं लेते. सही बात. तो जब मैं ये बात कहती तो वो बहुत एरोगेंट साउंड करता था उस वक्त, और ये मैं बात हमेशा कहती थी, क्लियर करती थी, क्योंकि जब भी बालचंदर सर ने आपको लॉन्च किया, आपको स्टार बनाया, तो मुझे ऐसा लगता बालचंदर सर ने मुझे, ठीक है उस फिल्म आर्गन से मुझे बहुत सक्सेस मिली, उन्होंने मुझे सब सिखाया, लेकिन क्या उन्होंने मधु को स्टार बनाने के लिए अपने फिल्म में ली? नहीं, उन्होंने मधु में वो कैरेक्टर देखा जो वो अपने फिल्म में कैरेक्टर वो देख रहे थे. तो ये डिस्टिंक्शन मैं शायद सही से कह नहीं पा रही थी, तो मैं जो कहती थी बहुत एरोगेंट साउंड करता था. ये साउंड ऐसे होता था कि उन्होंने मुझे स्टार नहीं बनाया, पर मैं वो नहीं कह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी जी. लेकिन अब 30-35 साल हो गए ये सब बातों को. अब मैं कहती हूँ तुमको क्राउन चाहिए, मेंटल चाहिए, स्टेज चाहिए. हाँ भाई हाँ, आपने मुझे स्टार बनाया, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है यार सच में उन्होंने मुझे स्टार बनाया यार. अब जाके कोई कहे कि कुकू कोली मुझे साइन करे फूलों और कांटे में, नहीं मिलता यार ये ऐसा कोई लॉन्च. अब मणि रत्नम सर के साथ लॉन्च मिल जाए, हम सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं. सही बात है. के बालचंदर सर जिन्होंने रजनी सर, श्रीदेवी मैम, कमल सर को लॉन्च किया, उनके हाथ से मेरा डेब्यू हुआ. आई मीन इट इज, अब अगर ये मैं कहूँ कि के बालचंदर सर मेरे गॉडफादर हैं, मनी सर ने मुझे स्टार बनाया, कुकू कोली जी ने मुझे स्टार बनाया, मैं खुशी से कह दूँ आज, क्योंकि आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल that I got all these opportunities. उस वक्त मैं नहीं कह पा रही थी, because I used to feel नहीं आपने नहीं किया, ये मेरी डेस्टिनी है, मैंने मेहनत की, ये मेरा लक है, ये हो गया. पर आज आप जो कहना चाहे, कहलवाना चाहे, मैं कह दूँ, because I do think it's a blessing that such great people came in my life at the right time. बट मधु जी, ये जो फिल्मोग्राफी जो मणि रत्नम जी की जो इतनी बड़ी फिल्मोग्राफी थी, देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मधु जी को कास्ट ऐसे ही कर लिया गया हो, बिकॉज आज भी अगर वो कल्ट फिल्म है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर और हुएवर, इट इज़ अबाउट दैट कास्ट ऑल्सो, जिन्होंने आपका, तो आज भी मेरे को मतलब वो हल्की हल्की सी यादें उस फिल्म की जो मेरे अंदर है, वो जो शैडो में जो रात की आपकी लाइटिंग और कितनी ब्यूटीफुली चीज़ें आती थी, और उस समय भी शायद हमको ये पता नहीं होता है कि जो हम कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में कल्ट होने वाला है. मेरा जो सबसे पहली जो मेरी सोच आती है रोजा को लेके, उसमें मणि रत्नम जी आज भी, आई मीन छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है, बट आज भी मधु जी ही उसकी फेस वैल्यू है रोजा की, जो कि सच बात है. आई मीन दिस इज व्हाट वी पीपल थिंक वॉचिंग दैट फिल्म एंड ग्रोइंग दैट टाइम. सो वो तो सच बात है. अब आप उसका क्रेडिट अभी आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रोजा वॉज कैरेक्टर वॉज मधु जी. सो वो तो हम फैन जो सोचते हैं वो उस तरीके से है, बट हाँ चूंकि आप दोगे नहीं, ये सच बात है. देखिए आप बहुत स्विफ्टली निकल रहे हैं उस फिल्म से, बट वो फिल्म में आपने जो काम किया है, और शायद आपने मतलब ये रेपिटेड हो जाएगा कि आपने कई जगह बोला भी है कि यू डिडंट नो कि मतलब
सारी पिक्चर आधी नींद में ही करती थी। कई जगह आपने वो भी है कि भाई आपको थोड़ी पता था कि मैं जो सीन कर रही हूँ आने वाले टाइम में कल्ट होने वाले, लेकिन वो एक फिल्म थी जो जैसे नरगिस जी को भी शायद एक ज़माने में पता थोड़ी होगा कि मदर इंडिया जो बन रही है वो आने वाले टाइम में उनके नाम से जानी जाएगी। तो एक सिंपल लाइफ में जब हम आ जाते हैं तो आज शायद आपको ये लगता होगा कि लाइफ इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि जो उस जमाने में लोग एरोगेंट बोला करते थे, आज एवरीबडी इज प्रेजिंग अबाउट दैट फिल्म। यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्राफ्ट, यू नो। एंड एक और चीज जो इम्पोर्टेंट उस जमाने में, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सॉरी, बालचंद्र सर ने कहा था कि यू हैव एन एक्टर्स फेस। जी, आई डोंट नो व्हाट इज एन एक्टर्स फेस, राइट? एक होता है ब्यूटीफुल फेस होता है, गॉर्जियस फेस होता है, बट सर सेड टू मी यू हैव एन एक्टर्स फेस एंड आई नाउ थिंक इट इज़ ट्रू। क्योंकि जैसे आपने कहा कि रोजा में वैसे बहुत सारे सीन्स हुए हैं जो रात को होते थे, आधी नींद में होती थी, और जो भी आप मेरा काम जो अप्रिशिएट कर रहे हो, या फूल और कांटे में हो, पहली फिल्म में, जब मैंने अभी खुद कहा था कि मैंने पहली फिल्म में भी मैं ठीक लगती हूँ एज एन एक्टर। हाँ, जितने भी मेरे काम अच्छे हुए हों, एक तो मैं मेहनत नहीं करती थी, इन द सेंस मैं होमवर्क नहीं करती थी। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करती थी कि सीन्स मेरे को पहले दो, मैं उस पर सोचूंगी, मैं उसको ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, मुझे नहीं पता था। एक इंस्टिंक्ट है। मैंने एक फिल्म की थी हमें बेमिसाल, ब्लाइंड गर्ल का रोल है। मैं कोई ब्लाइंड हॉस्पिटल में नहीं गई हूँ, ब्लाइंड लोगों के साथ मेरा उठना बैठना नहीं था, मैंने उनके मैनरिज्म्स ऑब्जर्व नहीं किए, लेकिन कुछ तो कहीं तो रजिस्टर था और मैंने वो किया। आप प्लीज देखिए, मेरे सीन्स देखिए, और आप देखो कहीं भी अगर आपको लगा कि वो वहाँ पे ब्लाइंड नहीं लगती, मैं ब्लाइंड लग रही हूँ और उसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। तो एक वो इंट्यूशन है, इंस्टिंक्ट है, एक वो एक्टर होना है, वो ब्लेस्ड है, वो निकल आया। और एक्टर्स फेस जो बालचंद्र सर ने मुझे पहली बार कहा था, मतलब पहले स्केड्यूल में या कभी भी उन्होंने जब कहा, लेकिन वो बात मुझे याद है, वो क्या है, वो मेरी ब्लेसिंग है। मैं एक्टिंग नहीं भी करती हूँ तो भी ऐसा लगता है कि कुछ तो अमेजिंग एक्सप्रेशन दिया है जी। जो मैंने ऐसा प्लान करके कोई अमेजिंग एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, नहीं दिया होगा, लेकिन वो ऐसा लगता है यार क्या फील करके एक्सप्रेशन आया। सो आई थिंक देयर इज अ ब्लेसिंग देयर। एंड उस जमाने में आप साउथ की भी बहुत फिल्में कर रही थी, एंड साउथ के साथ साथ यहाँ भी चल रही थी, एंड आपका सबसे बड़ा मेजर कल्ट रोल भी आप रोजा आपने बताया कि वो भी उसी समय था। सो मोहनलाल जी के साथ योद्धा आपने की थी, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स। सो वो इंडस्ट्री मलयालम, तमिल, और उसी ज़माने में आप हिंदी में भी काम कर रही थी। मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता था, जो आज बहुत डिबेट होती हैं, आज बहुत डिबेट करते हैं लोग कि जो रिलेशनशिप्स जो आज भी साउथ लेके चल रहा है वो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज़ भूले जा रही है, कि उनकी बाहुबली बन रही है, उनकी वो सारी चीज़ें आज भी फैमिली और वो जो भी जिस तरीके का कंटेंट बनाते हैं। सो आपको उस ज़माने में जब आप ज़्यादातर काम वहाँ कर रही थी, सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? ऐसा लगता है मैं ज़्यादा वहाँ काम इसलिए कर रही थी क्योंकि हिंदी में उस वक्त शिफ्ट्स में काम होते थे। हाँ, मॉर्निंग एक फिल्म, इवनिंग एक फिल्म, और फिर 2 दिन का वो लोग डेट लेते थे। और ज़्यादातर देयर वर फ्यू फिल्म्स जो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ 20 डेज 15 डेज लेके काम ख़त्म करते थे। ज़्यादातर ऐसे होता था कि सीन्स पहले ऐसे 1 दिन 2 दिन का काम, और फिर गाने के लिए वो लोग 10-12 दिन लेके कहीं ऊटी में जाके 5 गाने एक साथ करके आते थे। ये यहाँ का हिंदी का पैटर्न था। एंड सडनली 3 महीने के बाद 2 दिन लेते थे। यू नो, सीन्स में बहुत गैप्स होती थी। कभी यहाँ पे इस घर में हो गया, कभी वहाँ पे। वेयर एज साउथ में इवन इन द 90s एंड आई वॉज प्लेइंग द मेन लीड, तो वो लोग 20-30 डेज एक साथ लेते थे, या 15 दिन का लेते थे, या 2 शेड्यूल में या 3 शेड्यूल में, 10 दिन 15 दिन 12 दिन, और पूरे चंक ऑफ सीन्स, पूरे गाने ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं 3 महीने में 5 महीने में एक मेरी पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई। करेक्ट। वेयर हिंदी में 2-2 3-3 साल तक मैं एक ही फिल्म कर रही हूँ। करेक्ट। यू नो, पता नहीं वो इसके वजह से मुझे वहाँ पे काम करना ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो कंटिन्यूटी, अगर आप 10 दिन एक ही रोल में कर रहे हो, एक ही लुक में कर रहे हो,
एक ही कैरेक्टर या लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो वो कंटिन्यूटी मिलती थी। तो मुझे ऐसा लगता था एज एन एक्टर मुझे अप्रिसिएशन भी वहाँ ज़्यादा उस वक्त इसलिए मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे एक तो मैं थोड़ी सी इमेच्योर थी, यंग थी, होमवर्क करने की आदत नहीं थी, एंड सो आई डिड वो फोकस में मैं करती थी, सेट पे जाके डिलीवर कर दिया लाइन। अच्छा, वो कंटिन्यूटी, वेर इज वहाँ पे 10 दिन मैं काम करती थी, इट यूज टू बी लाइक मैंने बेटर काम वहाँ पे इस वजह से किया, ज़्यादा काम ऐसे किया क्योंकि वहाँ की प्लानिंग मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त वहाँ का प्लानिंग। अब मैं जब वापस रिटर्न आ गई हूँ हिंदी वर्ल्ड में, अब यहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी पूरी फिल्म के डेट्स लेते हैं। अब मैं जब यहाँ आई हूँ तो वेब सीरीज चल रहा है, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स चंक डेट्स में काम करते हैं, 2 शेड्यूल में, 1 शेड्यूल में काम कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई फील कि मैं जब इंडस्ट्री से 10, 12, 15 साल बाहर रह के मैं आई हूँ, एक मेजर चेंज ये हुआ है, साउथ और हिंदी वर्ल्ड इंटीग्रेट हो गई है। अब मुझे इतना डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा, मुझे यहाँ भी वहाँ भी सब एक ही लग रहा है, एंड आई रियली फील सिनेमा हैज़ बिकम वन नाउ। इट इज़ नॉट साउथ इंडस्ट्री एंड नॉर्थ इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है, वी आर डूइंग इंडियन सिनेमा। जी, बट शुरुआत रोजा से ही हुई है उसकी। पैन इंडिया रिलीज रोजा ही थी पहली फिल्म शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि ट्रेड मैगजीन्स वगैरह में तो वही बोला जाता था कि रोजा वाज अ पैन इंडिया रिलीज। आज साउथ की फिल्में भी हिंदी में डब होती हैं और पैन इंडिया रिलीज हो रही हैं, यहाँ की फिल्में वहाँ में डब हो रही हैं और पैन इंडिया रिलीज हो रही हैं। बट उस ज़माने में 90s की अगर खास करके बात करें तो आपको लगता है कि उस ज़माने में थोड़े से जेंडर बायस प्रोड्यूसर्स थे, थोड़े हीरो और हीरोइंस को लेके, ऐसा कुछ आपको लगता है? ये डिबेट आजकल चलता है, उस वक्त ये डिबेट ही नहीं था। अच्छा, ये इट वाज एक्सेप्टेड कि मैन्स वर्ल्ड है, हीरोइन अलग है, आप कितनी भी बड़ी स्टार हो, आप हीरो के बाद ही आती हैं, और ये एक्सेप्टेड था, ये डिबेट में ही नहीं था। आपने इतने सहज तरीके से बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। बोले ये डिबेट ही नहीं है, ये डिबेट ही नहीं था। हम सब अपने आप को हीरो के बाद ही नेक्स्ट लेवल में ही समझते थे। ये क्वेश्चन ही नहीं था कि अरे ये इस फिल्म में वो हीरो है, मैं हीरोइन हूँ, तो हम इक्वल होनी चाहिए। वो बात आज चल रही है क्योंकि हमारी जो सिनेमा है वो हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। उस वक्त दुनिया में ये डिबेट नहीं होता था। आज दुनिया चेंज हो गई है, वर्ल्ड सिनारियो चेंज हो गया है, विमेन्स पोजीशन इन सोसाइटी चेंज हो गई है। हमारे घर में हम जिस तरह से लड़कियों की बातें करते हैं, गर्ल्स की, और उनकी इज्जत जो वर्क स्पेस में है वो चेंज हो गया है। आज जब लड़कियां शादी करती हैं, ये डिबेट भी नहीं है, बहुत कम होता है, या मतलब एक्सेप्टेड है इन लॉज कि लड़की सर्विस में है, शादी के बाद भी सर्विस कंटिन्यू करेगी। तो हमारे जो सिनेमा है वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, तो कॉन्वर्सेशन वहाँ भी चेंज हो गई है। अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस थिएटर में लोग मुझे देखने आ रहे हैं तो मेरी सैलरी हीरो से कम क्यों? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं इसीलिए जेंडर बायस ये क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि सक्सेस इकोनॉमी बेस्ड होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन इकोनॉमी। अगर शाहरुख खान की वजह से पिक्चर अगर चल रही है तो वो ये डिमांड करेंगे। अगर मैं आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण उनको देखने सिनेमा जा रही हूँ, आज दीपिका के नाम से अगर फिल्म रिलीज होती है, मैं उन्हें देखने थिएटर जाती हूँ। मैं उन्हें देखने अगर थिएटर जाती हूँ तो उनकी प्राइस बराबर की होनी चाहिए। बिल्कुल, आज तो बिल्कुल, आप तो खैर राइवलरीज की बातें उस जमाने में ज्यादा हुआ करती थी कि एक्टर्स में राइवलरी है, आज तो इतना नहीं है, आज तो बातें नहीं होती हैं। आज कंगना रनौत जैसी एक्टर भी बिना हीरो के भी 100 करोड़ का बिजनेस उसकी फिल्में कर जाती है। करेक्ट। करीना कपूर की एक फिल्म आई थी रिसेंटली जो बहुत बॉक्स ऑफिस हिट रही, सो शी हैज अ राइट टू डिमांड। इट्स नॉट आई एम अ गर्ल और अ बॉय, इट्स माय सक्सेस, इट्स अ बॉक्स ऑफिस नंबर। अगर आप मुझे देखने थिएटर आएंगे तो मैं अपना प्राइस बढ़ा लूंगी। सही बात है। और आज जिस तरीके से एक्ट्रेसेस हैं भी, उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो आप जिस पोजीशन पे थी और उसके बाद आपने इतना लंबा ब्रेक लिया, आज शायद होती तो शायद आप ब्रेक नहीं लेती। बिल्कुल ब्रेक नहीं लेती। क्योंकि आज मैं मल्टीटास्क करना भी सीख गई।
उस वक्त मुझे मल्टीटास्क करने नहीं आता था और मैं ये बहुत प्राउडली कहती हूँ, आई एम दैट पर्सन हु डज वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल। और मैं हमेशा ये मेरे माइंड में था कि जब मैं शादी करूंगी और मेरी फैमिली स्टार्ट होगी, मैं काम नहीं करूंगी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ फुल टाइम मदर। दैट मैं उस चीज़ को ना रिग्रेट करूंगी और ना उस चीज़ को चेंज करना चाहूँगी। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ से मिलती है कि मैंने अपने बच्चों का पूरा मज़ा ऑफ मदरहुड एंड बीइंग विथ माय चिल्ड्रन मैंने लिया। तो मैं जो 10 साल या 12 साल या 15 साल जो मैं बाहर रही, आई एंजॉयड माई सेल्फ। मिस करती थी टू बी एन आर्टिस्ट, वो मैं मिस करती थी, क्योंकि वो अब मुझे रियलाइज हुआ है जो 90s में रियलाइज नहीं था कि आई एम एन इंस्टिंक्टिव इंट्यूटिव, ये मेरे ब्लड में है। ये बात मुझे उस वक्त नहीं पता थी, इसलिए मैंने बहुत इजीली क्विट करके मैं चली गई। लेकिन जब मैं एक्टर नहीं थी, जब मैं घर में थी बच्चों के साथ, तब मुझे ये फील हुआ कि मैं अगर एक्ट करूं या ना करूं, मुझे स्टेज, मूवीज, थिएटर मिले या ना मिले, मैं एक्टर हूं, क्योंकि एक्टिंग, दैट आर्ट इज इन माई सोल, इट्स इन माई ब्लड। आज भी अगर मुझे फिल्म मिले या ना मिले, मैं एक्टर हूँ। सो दैट रियलाइजेशन के लिए मुझे वहाँ इंडस्ट्री से बाहर होके ही वो पता चली। सो या अगर आज मैं बैलेंस करना सीख गई हूँ, लेकिन अब मैं अपना आर्ट को कभी नहीं छोड़ूंगी। डेफिनेटली फैमिली को प्रायोरिटाइज आज भी करती हूँ। अगर बच्चों को या मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है तो आज भी मैं एक प्रोजेक्ट को डिले करना मैं मंजूर करूँगी, शायद डिले करूँगी, रिफ्यूज़ नहीं करूँगी जी। क्योंकि नाउ आई नो वन थिंग, आई विल नेवर लीव माई आर्ट एंड आई प्रे दैट माई आर्ट नेवर लीव्स मी। राइट। और माँ होना अपने आप में एक एक्ट्रेस से कम नहीं है, तो आपने वो रोल भी अपने बच्चों के साथ बखूबी निभाया होगा। सलमान खान जी ने मुझे ये बात कही थी। एक बार मैं अपनी बड़ी बेटी को, मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ चल रही थी, छोटी थी, और प्रैम में मेरी छोटी बेटी थी। मैं दोनों को लेके एयरपोर्ट में सलमान खान जी के साथ बम्प इन हो गई। वो मुझे वहाँ मिले थे और उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को देखा एंड ही सेड टू मी, oh, now I know which role keeps you away from the movie industry. Wow. Because he said something so beautiful. He says it's worth it कि तुम ये रोल निभा रही हो, इसकी वजह से तुम मूवीज में नहीं हो। I understand। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों बेटियों को देख के। जी जी जी। और कहते ना कि देर आए भले आए, लेकिन अब जब आपने वापसी कर ली है, अब जब लोग आपको और देखना चाहते हैं और आप अब काफ़ी सारी चीज़ें आ भी रही हैं, तो बदलाव क्या महसूस होते हैं मधु जी? अब आज की इंडस्ट्री में आपको जब OTT कर रहे हैं या कॉरपोरेट इतने एक्टिव हो गए हैं, वो सिंगल प्रोड्यूसर्स बेचारे ख़त्म हो गए हैं, सिंगल स्क्रीन्स ख़त्म हो गई हैं, नाउ एवरीथिंग इज कॉरपोरेट बेस्ड। तो आज आपको, बिकॉज यू कम आफ्टर अ गैप, how is your analytical about today's industry? मुझे सेफ लगता है, पैसा भी सेफ लगता है, सब कुछ सेफ लगता है जी। ओके, क्योंकि इतना कॉर्पोरेशन हो गया है कि स्क्रिप्ट पहले मिल जाता है जी, मूड बोर्ड मिलता है। पहले तो हमें ना ड्रेस दादा हमारे ऊपर कपड़ा सिलाई करते थे, शूटिंग में हमारी हेयर ड्रेसर मैचिंग इयररिंग्स वगैरह करती थी जी। बहुत कुछ हमारे हाथ में था जी। ओके, आजकल हर चीज प्लान होके लुक के साथ, मूड बोर्ड, पिक्चर स्टार्ट होने से पहले मूड बोर्ड दिखा देते हैं, स्केच करके आपको दिखा देते हैं ये अचीव करना चाह रहे हैं। पहले मुझे शुरू में ऐसा लगता था, अजीब लगता था, मुझे ऐसा लगता था परफेक्शन में सोल नहीं होती। करेक्ट। केओस में मैजिक होता है, परफेक्शन में मैजिक नहीं होता, लॉजिक में मैजिक नहीं मिलता। ये सब मैं बिलीव करती थी और ये सब है भी, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैजिक मेरे अंदर है, सोल अगर मेरे अंदर है एज एन आर्टिस्ट, मैं इस परफेक्शन, ये पेपर वर्क के अंदर मैं अपना मैजिक ला सकती हूँ। अब मुझे वो फील आने लगा है। शुरू में मैं घबराती थी इस परफेक्शन में, मूड बोर्ड में, इस वो क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन में, इतने कैटेगरीज। पहले एक ड्रेस कॉस्ट्यूमर होते, मतलब एक डिजाइनर होते थे, बाकी सब कॉस्ट्यूमर होते थे। आजकल डिजाइनर है,
Stylist है। स्टैंड इन है, स्टाइलिस्ट है, ये है, ये है, ये है, और बाद में क्रिएट वही होता है। राइट। कुछ मुझे तो वो जो बाद में जो फाइनल जो है ना, वो हमारे अंदर से आती है, बिल्कुल। उसको हम प्रोटेक्ट करें तो ये सब हमारे हेल्प के लिए है जी। और ये जो कॉर्पोरेट जो हुआ है, जो अग्रीमेंट्स बनते हैं, शुरू में मुझे उस चीज में भी प्रॉब्लम थी कि क्या ये इतने बुकलेट जैसे अग्रीमेंट्स आते हैं इतने फाइन प्रिंट के साथ। लेकिन उस चीज में भी अभी मुझे ये सेफ लगने लग गया है कि हमारा काम और हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। राइट। पहले मुझे याद है साइन हम एक अमाउंट में करते थे प्रोड्यूसर के साथ, बनते उसके 50% 60% ही हमारे हाथ लाती थी, क्योंकि वो लोग सामने आके रोने लग जाते थे कि माँ ये छोड़ दीजिए, मैं प्रॉब्लम में हूँ, पिक्चर डिले हो गई है, तो हम लोग रिलेशनशिप में पैसे छोड़ देते थे। और हम श्योर भी नहीं हुआ करते कि पैसे पूरे आएंगे कि नहीं, क्योंकि चलते बनते कैसे। पर आजकल इतना सेफ हो गया है अग्रीमेंट की वजह से, यू फील इन द एंड जो होना है उसमें भी हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक फीलिंग ऑफ इतना बिजनेस लाइक हो गया है, तो यू नो कि सब ठीक हो जाएगा। राइट। पिक्चर कंप्लीट भी हो जाती है, डेट्स वो लोग बल्क में लेके फिनिश करते हैं, ये फिल्म कंप्लीट होके आप छूट जाते हो अपने नेक्स्ट लाइफ जो भी आप करना चाहें। ऐसा नहीं है कि चलते चल रहा है 2 साल 3 साल प्रोलॉन्ग, पता नहीं, ये मॉरल ऑब्लिगेशन होती है। अगर आप एक चीज़ साइन कर ले तो कभी भी आ जाए, आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप उसको कंप्लीट करें। पर आजकल जो प्रोफेशनलिज्म हुआ है उससे डेट भी बन जाता है, आपकी रेम्यूनरेशन बन जाती है, टाइम पीरियड बन जाता है। सो आई एम एंजॉइंग द प्रोफेशनलिज्म इन द इंडस्ट्री। और जो मुझे लैक लगती थी कि मैजिक नहीं होता, सोल नहीं होता, वो क्रिएटिविटी कम हो जाती है, वो मैं अब सीख रही हूँ कि इन सारी चीज़ों के अंदर वो हम मैजिक लाना हमारे हाथ में है, हमारे सोल में है, हम वो मेंटेन कर सकते हैं। और जनरेशनल चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना कि उस ज़माने में सेक्रेटरीज हुआ करते थे, आज मैनेजर्स हो गए हैं। सो मैनेजर्स वो मास कम्युनिकेशन, नो टैलेंट एजेंसीज टैलेंट एजेंसीज आ गई हैं, तो वो हर चीज़ का अपना एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी है और सेटिस्फैक्शन है, दोनों अलग अलग जनरेशन है। सो अभी काफ़ी सारी चीज़ें 2021 से नाउ यू डूइंग OTT एंड फिल्म्स एंड चीज़ें और भी आ रही हैं फ्यूचर में। सो अभी आपको जो पूरा ये जो माहौल है, इसमें आपको लगता है कि एडजस्ट करना पड़ता है या वो फ्लो में वो टैलेंट फ्लो चलता है आज भी? आपको ऐसा लगता है क्राफ्ट इज मिसिंग? जैसे इन्फ्लुएंसर्स जितने आ चुके हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया, बिकॉज ये क्वेश्चन पैप्स के बारे में भी है, बिकॉज नाउ डेज द बिगेस्ट, एक ज़माने में जब आप लोग थे तो एक प्रिंट मीडिया हुआ करता था, आज वो पैपराजी कल्चर आ गया जहाँ पे नैरेटिव पहले ही एक्टर्स के बन जाते हैं। तो वो कल्चरल कुछ आपको लगता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं आज की डेट में? देखिए, मैं ना कभी भी कोई चीज़ में नेगेटिव देखना नहीं चाहती जी। ओके, पहले ये था कि हम फेमस होने के लिए रियल वर्क करना पड़ता था। हमारी फिल्म रियली सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली करे तो आपको सक्सेस मिलती, नहीं तो लोग भूल जाते हैं जी। अगर आपके नाम पे वो फिल्म नहीं है तो लोग आपको याद नहीं रखते जी। अगर आप वैसे फिल्में कर रहे हो तो आपके 1-2 इंटरव्यूज फिल्म फेयर, सिनेब्लिट्ज, स्टारडस्ट में होती थी, थोड़े से कवर पेजेस मिल जाते थे, थोड़े दिन के लिए आपको मेमोरी में रखा जाता था, फिर थोड़े दिन आप कुछ स्कैंडल करके अपने आप को मेमोरी में रख सकते थे किसी अफेयर के बारे में बात करके, बस उतनी ही लाइफ थी जी। ओके, तो मेन प्रायोरिटी ये था कि आप रोल पे रोल करते जाओ, फेमस रहने के लिए और बिजनेस में रहने के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। तो जैसे इनफैक्ट मुझे वो इनसिक्योरिटी रहती थी, इसलिए मैंने बहुत काम किया। मैंने 9-10 साल जब मैं करियर में थी, मैंने एक दिन भी घर बैठना पसंद नहीं किया, चाहे वो अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा काम हो या ना हो, काम करना है, क्योंकि इनसिक्योरिटी फील होती थी, यार 1 महीना घर बैठ गए, यार मार्केट नहीं है ऐसे। तो वो फीलिंग नहीं आने के लिए मैंने बहुत काम किया। उसमें से कुछ फिल्में अच्छी थी, कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ बनी और कुछ नहीं बनी, डब्बे में रह जाती थी, लेकिन मैं रोज काम पे जाती थी 10 साल। सो दैट वाज व्हाट हैपेंड। आज क्या है, पैपराजी के वजह से
और सोशल Now मीडिया people say paps. पैप्स की वजह Paps से की वजह से। पैप्स की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से हम उसमें नेगेटिव बहुत देख सकते हैं। नेगेटिव ये देख सकते हैं यार रियल टैलेंट तो है नहीं, काम तो है नहीं, पिक्चर तो थिएटर में चली नहीं, ये क्या काम किया, इसने क्या किया वो पता नहीं, लेकिन फेमस है। हर इंसान को फेमस होना ये एक सिर्फ फेमस लोगों की नहीं, सिर्फ आर्टिस्ट की नहीं, हर इंसान की ये एक ह्यूमन नीड होती है कि उसे कोई जाने, पहचाने। तो आप बिल्डिंग में भी देखो, एक छोटा सा बिल्डिंग होगा उसमें प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं कि उसके 4 नेबर लोग आपको वोट करें और आप उस छोटे से बिल्डिंग के प्रेसिडेंट हो। ये क्यों है? ये नीड है, ह्यूमन नीड है कि मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, मेरा काम लोग देखें। करेक्ट? तो ये जो नीड है आज ये पैप्स और सोशल मीडिया फुलफिल करती है और मुझे इस चीज़ में कोई गलत नज़र नहीं आता। अभी आप देखो, मेरी रोजा 90s में आई या फूल और कलियां जो भी, उसके बाद मैंने बहुत काम किए। लास्ट 5, 6, 8 साल में मैंने बहुत काम किया। मेरा काम अभी तक थिएटर में इतना गूंजा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में मेरा नाम गूंज रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए सोशल मीडिया गॉड गिवन गिफ्ट है। मैं पहले अगर मुझे कोई इंटरव्यू देना होता तो मुझे अपने मैनेजर से, पीआर को कांटेक्ट करके, मीडिया वालों को कांटेक्ट करना पड़ा। आज मैं अपने घर से अपने सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाल देती हूँ, वो सब जगह निकल जाता है। तो ना रियल वर्क किए मैं फेमस हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हम जैसे लोग के लिए सोशल मीडिया इज अ बून दैट आई एम एंजॉइंग दिस लाइफ एंड दिस करंट जनरेशन इज एंजॉइंग। उसके साथ जो नेगेटिविटी है, कंपैरिजन है, वो सब आप वो अलग दिन के लिए डिबेट है। जो यंग जनरेशन को कंपैरिजन से जो मेंटल हेल्थ की बात है वो आज मेरे इंटरव्यू में नहीं है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है सोशल मीडिया की यंग जनरेशन, क्योंकि मैं एक यंग जनरेशन की मदर हूँ, मैं उस चीज़ को मैं बहुत फेस करती हूँ, वो अलग है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट ऑन अ कम बैक सोशल मीडिया हैज़ बीन अ बून। पैप्स मुझे एयरपोर्ट में लेके लगा देती है, पता नहीं कितने हजार लोग मुझे अरे यार ये वो है 90s वाली एक्ट्रेस है, मैं उनके माइंड में आ जाती हूँ, उनके आपके जहन में आ जाती हूँ। सो इट इज अ बून। किसी एक्टर को मैंने पूछा कि इंटरव्यू में कि ये सब एयरपोर्ट से जा कर रहे होते हैं, तो उसने बोला नहीं, एयरपोर्ट पैपराजी के लिए जाते फिर घर आ जाते। नहीं, उनमें से हम नहीं है मैं जानती हूँ। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी अपनी प्लस एंड माइनसेस हैं। जैसे 40 साल पहले शायद श्याम बेनेगल जी ने एक बात बोली थी जो मुझे आपके साथ बात करके वापस से मेरे को रीफ्रेज हुई कि टेक्नोलॉजी चेंजेस, सिनेमा चेंजेस। यस। सो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे सिनेमा चेंज होता है, वर्किंग चेंज होती है, सोसाइटी जैसे चेंज होती है, सिनेमा चेंजेस। बिल्कुल बिल्कुल। पहले 70s में हर फिल्म में रेप होता था। रेप करने वाले एक्टर आज भी बहुत फेमस है। वो सिर्फ वो सीन करने के लिए मशहूर थे। उस सीन के बिना हीरोइज्म नहीं होती थी। वो सीन होता था तब जाके भाई जो हीरो है वो पूरी फिल्म उसके बल पे खड़ी थी। और वो जो रेप सीन जो दिखाते थे शुरू के पिक्चर के, हम लोग इतने डिसेंसिटाइज्ड एज एन ऑडियंस थे, उस चीज को हम मायने नहीं देते थे। अब हम क्या देखते थे, उसके बाद जो हीरो ने रिवेंज लिया, जो हीरो, पर आज वो सीन आप दिखाई नहीं पाएंगे। बिल्कुल। आज वो सीन के ऊपर आप हिंट भी नहीं कर सकते। मतलब कॉन्वर्सेशन में वो बोलेंगे कि ये हुआ, आप दिखाई नहीं पाएंगे। जो ऐसे एकदम आम तौर पे हर फिल्म में एक सिस्टर होती थी जिसके साथ वो एपिसोड होता ही था, तब जाके पूरी सोशल ड्रामा की फिल्म बनती थी, हीरो पैदा होता था। हमारी सोसाइटी चेंज हो गई है। वो सीन आज इतनी सेंसिटिव है, वो सीन गर्ल मेंटल हेल्थ इतना है वो सीन। तो आर सोसाइटी चेंजेस, सिनेमा चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंजेस सिनेमा एंड सोसाइटी। सो यस। एक पुराने एक्टर थे, उन्होंने बोला कि भाई 70s की फिल्मों में निरूपा रॉय जी अपने बच्चों को गार्डन में छोड़ के चली जाती थी, उसके ऊपर फिल्म बन जाती, सब खो जाते थे। मतलब निरूपा रॉय जी गार्डन में गई तीनों बच्चों को कि दूध लेके आती हूँ और तीनों गायब। अमर अकबर एंथनी। सो मधु जी, अभी आने वाले टाइम में और किन किन चीज़ों में हम आपको देखने वाले हैं? अगर कुछ सस्पेंस है तो सस्पेंस ही रहने देते हैं, अगर कुछ नहीं, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड वेयर आई एम एट द मोमेंट।
काफ़ी सारी चीज़ें मेरी रिलीज हो चुकी थी लास्ट ईयर तक जी इनफैक्ट स्वीट कारम कॉफ़ी जो आज भी अमेजोन में स्ट्रीमिंग है जी इन ऑल द लैंग्वेजेस बट तमिल इज द ओरिजिनल जी आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट वर्क या क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगा एज एन एक्टर आई इवॉल्व्ड करेक्ट आपने पूछा था पुराने ज़माने की क्या फ़र्क क्या है तब और अब में जी वो जो ट्रांजिशन ऑफ एन एक्टर डेकेड टू डेकेड वो सीखना वो समझना वो बहुत इम्पोर्टेंट है करेक्ट अब मैं वो वाली एक्टिंग नहीं कर सकती जो मैं 90s में करती थी जो भी मैंने किया दो उस वक्त मुझे नेचुरल माना जाता था उस ज़माने में मुझे ऐसा अंडर प्ले सीरियस इमोशनल रियलिस्टिक एक्टर माना जाता था लेकिन वो भी आज ओवर एक्टिंग में आ जाता है जी करेक्ट तो वो समझना कि आज रिक्वायरमेंट क्या है हमारी फिल्म गोयर्स की ऑडियंस की यंग जनरेशन की वो ट्रांजिशन मेरी हुई स्वीट कारम कॉफ़ी से वाओ उसके पहले मैं करते आ रही थी बहुत सारे मैंने किए 2021 से आपने ओटीटी तो शुरू हो गया था तो 2014-15 से धीरे धीरे से मैंने किया अच्छा तेलुगु में कन्नड़ा में तमिल में दुलकर के साथ किया था मैंने I thought I'm a very good actor. I always believed that. But my real transition of yester actor to today's actor happened with Sweet Karam Coffee, which is streaming on Amazon. अब जाके मैं करतम भुक्तम मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे मैंने पूरी लिबर्टी ली टू नॉट बी टुडेज एक्टर टू बी बिकॉज उसमें ओवर एक्टिंग करना मैंने सोचा मेरे लिए वो एक्टिंग है क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था एग्जैजरेटेड था तो विजय राज जी एंड श्रेयस के साथ उन्होंने रियलिस्टिक करंट एक्टिंग की लेकिन मेरा जो कैरेक्टर था वो आउट ऑफ द नॉर्मल था और जो मैंने बिंदास प्ले किया था विदाउट बीइंग अफ्रेड कि उस चीज़ को क्रिटिसाइज करेंगे because it doesn't match with today's performance. Correct. But that character, in my opinion, did not need that underplay. It needed to be burst out. Correct. तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया और स्वीट कारम कॉफ़ी आते आते इट वॉज एन इमोशनल इंटेंस रियलिस्टिक फैमिली ड्रामा मुझे ऐसा लगा कि मैं आज के जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ग्रेजुएट हो गई और मैं हमेशा कहती हूँ एक एक्टर को सीखना नहीं पड़ता छोड़ना छूटना बहुत इम्पॉर्टेंट है हम जो सीख के करते आ रहे हैं उसको छोड़ना और टू बी अवेयर एंड ओपन टू द न्यूनेस it's very important to unlearn it's not always about learning it is about to unlearn तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब unlearn करना मेरा जर्नी में शुरू हुआ है तो अब जो मेरी फिल्में बन रही हैं रिलीज पे हैं एक फिल्म है चिन्ना चिन्ना आसे it's a Malayalam Tamil bilingual but it will release in all the languages pan India I'm very proud of it Mani Ratnam sir has released the poster. Now the trailer and everything वो finishing में है. It's releasing soon. August, September, October तक release date होगा. My film Kannappa. It's a pan-India, original pan-India film because it was shot with the idea of being a pan-India. Where that is why Akshay Kumar ji is there, Mukesh Rishi ji is there, Kajal Agarwal is there, Mohanlal, Mohan Babu sir. And all the मतलब states के actors हैं because it is made with the idea that it will appeal to all the states and dubbed in all the languages. Wow. And that is releasing on 27th of June. Wow. It's called Kannappa. And then I have an Amazon show which I've just finished shooting season 1. Original is in Telugu. Chiranjeevi sir's home production. Prakash Raj and myself in the main lead. And season 2 will start soon. Season 1 is getting ready for release. Amazon will announce the date. And currently I'm doing a Netflix show with Hansal Mehta ji as the director. Wow. And it's a multi-star cast with many actors. So all this is happening for me in 2025. जी and we are all looking forward. और इतनी सारी आपकी जो फिल्मोग्राफी है तेलुगु तमिल मलयालम एंड यू नो हाउ मेनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक मधु जी ओनली तमिल एंड ओनली हिंदी ओनली हिंदी एंड ओनली तमिल एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आपकी हिंदी वो आपका जो बेस हिंदी का बना वो बहुत बेहतरीन बना और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि बस यू आर अ ग्रेट ओरेटर एंड अभी आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ अच्छा देखने वाले हैं विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू आप
मेरे से बात करने के लिए और मेरे से बहुत सारी बातें करने के जी लिए। थैंक यू। जी, आपने बोला ना कि एक और एपिसोड लगेगा, तो जब आपके जो नए वाले प्रोजेक्ट्स जब आएंगे तो उस समय हम लोग और बातें करेंगे आपके उस समय के करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। थैंक यू। जी, थैंक यू मधु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात मधु जी के साथ। उनका सिनेमा के प्रति जुनून, खुद को री इन्वेंट करने की काबिलियत और ग्राउंडेड नेचर उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। उनकी बातें बताती हैं कि एक सच्चा कलाकार सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, जिंदगी में भी इवॉल्व होता रहता है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। धन्यवाद।